नमस्कार। सोना चांदी महंगा हो गया। सरकार ने उस पर कल देर रात आयात शुल्क में वृद्धि कर दी। 6% से बढ़ाकर हो गया 15%, सोने पर भी और चांदी पर भी। तो ये दोनों कीमती धातुएं और ज्यादा कीमती हो गई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 वर्ष तक सोना खरीदने से परहेज करिए, सोना खरीदने से बचिए। उनके उसी परामर्श के सिलसिले में ये सरकार का फैसला है कि आयात शुल्क बढ़ा दो ताकि सोना खरीदने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाए। अगर अभी 10 लोग सोना खरीदने की स्थिति में है तो फिर 5 रह जाए, सोने की खपत कम हो जाए। महंगी चीज होगी तो खपत कम होगी, सामान्य सिद्धांत। यानी एक बात तो पूरी हो गई, सोना कम खरीदिए, मत खरीदिए, उसका तो इंतजाम हो गया। अब 2 चीजें और बची हैं, विदेश यात्रा और निजी कारें, प्राइवेट व्हीकल्स। इन दोनों का रिश्ता लगभग एक ही से जुड़ा है, फ्यूल से। अगर फ्यूल बहुत महंगा हो जाए तो डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके और जेट फ्यूल तक सब महंगा होगा। और वो ठीक ठाक महंगा हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स का चलना अपने आप कम हो जाएगा और विदेश जाने से भी पहले आदमी 4 बार सोचेगा। टिकट इतनी महंगी हो जाएगी फ्यूल बढ़ने के साथ। ये फैसला, इस विषय का फैसला अब आप मानकर चलिए ऑन कार्ड से कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है। ईंधन पर केंद्र सरकार का फैसला कभी भी आ सकता है। जब प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने अपने सरकारी वाहनों के फ्लीट की संख्या लगभग आधी कर दी और वो बात सार्वजनिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में रखी गई, उसी को देखकर तमाम एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी और अपने मंत्रियों की फ्लीट को भी आधा कर दिया। तो इस फैसले के बाद से ही इस बात पर मानकर चलिए कि एक तरह से इस बात की पुख्तई हो गई कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे। चुनाव के समय लगभग 2 महीने का समय ऐसा था, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए थे लेकिन नहीं बढ़े। उसके राजनीतिक कारण थे, स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ने अकेले ऐसा किया, ऐसा नहीं। पूर्व में भी सरकारें रही, मनमोहन सिंह की सरकारें रही, तब भी यही सरकार रही, तब भी यही होता था। अगर कहीं चुनाव है तो फिर दाम नहीं बढ़ेंगे। ये बात कहने की होती है कि तेल कंपनियां स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं और वो बाजार से लिंक्ड हैं, हाँ, उसमें सरकार की भूमिका नहीं होती। नहीं, सरकार ही तय करती है कि अब आप दाम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। और कम से कम ये निर्देश तो सरकार का तेल कंपनियों के लिए बिल्कुल सर्वोच्च आदेश की तरह होता है कि कब आपको दाम नहीं बढ़ाने हैं। व्यावहारिक सच यही है और ये सच सब जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं और कांग्रेस वाले भी जानते हैं। जो भी सरकार में कभी रहा है वो इस सच को जानता है और जो भी लोग सरकार के कामकाज को नजदीक से देखते हैं, समझते हैं, वो भी इस सच को जानते हैं। तो अब मानकर चलिए कि पेट्रोल और डीजल के और विमान के ईंधन के दामों में वृद्धि की मुनादी कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस बात से आ गया कि 2 महीने औचित्यपूर्ण वृद्धि को भी रोका गया, जिसके चलते घाटे की व्यवस्था और ज्यादा संकटपूर्ण होती गई। एक आंकड़ा आया था चुनाव के दौरान ही कि 2400 करोड़ रुपए रोज का घाटा है तेल कंपनियों को, ऐसा कुछ मुझे स्मरण आ रहा है।
सोचिए, लेकिन वो घाटा हुआ, जारी रहा। उस वक्त अगर हर हफ्ते 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया करके बढ़ाया होता तो शायद ये आज जैसी स्थिति नहीं आती, अलार्मिंग सिचुएशन इतनी नहीं होती, तेल कंपनियों को उतना बड़ा घाटा नहीं होता। और आप मानकर चलिए कि जब किसी चीज को आप प्रेशर से रोक दबा देंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, तो जैसे ही वो प्रेशर हटेगा फिर वो चीज दूने और तिगुने वेग से ऊपर जाएगी। यही ना साइंस कहती। आपने प्राइसेस को फोर्सफुली कंप्रेस कर दिया, दबा के रखा, वो दबाव हटा और अब स्वाभाविक गति क्या होगी दामों की? उछाल, स्वाभाविक उछाल आए। उसके लिए देश को तैयार रहना होगा। ये बात भी बिल्कुल सच है कि परिस्थितियां मध्य एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ी है, और यह बात भी सच है कि उस संघर्ष में भारत का कोई लेना देना नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान का मसला है, लेकिन मुश्किल यह है कि तेल का खेल वही है, ईरान के इर्द गिर्द, और खाड़ी के अन्य जो देश है वो भी युद्ध में कहीं ना कहीं से प्रकारांतर से प्रभावित हो रहे हैं। तो सब तरफ तेल की हाय हाय, संकट पूरे विश्व पर है, सच है। और सारे देश अपने अपने ढंग से उस संकट से निपटने की जुगत लगा रहे हैं, ये भी सच्ची बात है। क्योंकि तेल दुनिया में बहुत कम जगह पैदा होता है, शेष सारी दुनिया तेल का उपभोग करती है, उत्पादन नहीं। उत्पादन बहुत छोटे से इलाके में होता है, बहुत छोटे से कुछ ही देश करते हैं, और विशाल विश्व उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है। इसलिए तेल की धार जब भी फ्लक्चुएट करेगी तो विश्व की अर्थव्यवस्था फ्लक्चुएट करेगी, विश्व की अर्थव्यवस्था फ्लक्चुएट करेगी। और वो विश्व की अर्थव्यवस्था का फ्लक्चुएशन सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। उससे कोई परे नहीं जा सकता, उससे कोई बच नहीं सकता, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कोई विपक्ष में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़वा सच यही है कि वैश्विक परिस्थितियों के आगे हर देश को झुकना पड़ता है। वैश्विक परिस्थितियां हर देश पर असर डालती हैं। तेल जिन देशों में उत्पादित होता है उन देशों में कुछ भी अस्त व्यस्तता होगी, अव्यवस्था होगी, तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर। और इस वक्त तो युद्ध है, गोला बंदूक बारूद तोप सब चल रही है, और ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दें। इन सब परिस्थितियों के चलते ये बात अगर प्रधानमंत्री ने कही तो मुझे लगता है ठीक है कि 1 साल तो मान कर चलिए, इतनी जल्दी चीजें सुलझती नहीं, और सुलझ भी जाएं चीजें तो भी जितना पहले बिगाड़ हो चुका है उसको वापस पटरी पर लाने में विश्व को 1 साल लगेगा। तब कहीं जाके इजराइल ईरान युद्ध पूर्व जैसी स्थिति आ पाएगी। इसीलिए 365 दिन का तो संकल्प मानकर चलिए और प्रतीक्षा करिए बढ़े हुए तेल के दामों की। धन्यवाद।